Assalamu alaikum and a very welcome to all of you in this YouTube channel Kashmir Teaching Diary. आज के वीडियो लेक्चर में हमने समझना है लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने समझा था कि इन द इंडियन सोसाइटी देयर वायर मैनी सोशल इविल्स प्रेवलेंट इन द सोसाइटी विद रेस्पेक्ट टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन विद रेस्पेक्ट टू इनइक्वलिटी ऑन द बेस ऑफ कास्ट। एंड उसके बाद हमने समझा था कि किस तरह से डिफरेंट सोशल रिफॉर्मर्स इमर्ज हो जाते हैं कि और उनके राइटिंग्स के बाद ही और उनके इनिशिएटिव्स के बाद ही बहुत सारी जो सोशल इविल्स थे उनको किसी हद तक एरोडिकेट किया जाता है। तो और एक सोशल इविल सोसाइटी में यहाँ पर प्रेवलेंट था जिसे हम चाइल्ड मैरिज के नाम से जानते हैं। तो आज हम कोशिश करते हैं चाइल्ड मैरिज को सही तरह से समझने की। इससे पहले हमने समझा था कि जब प्रिंट आ जाता है इसके जरिए से जो वुमेन एजुकेशन है उसको ज्यादा से ज्यादा अपलिफ्टमेंट मिल जाती है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि बहुत ज्यादा वुमेन ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश हो जाती हैं। तो अब जब वुमेन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाती हैं अब ये लिखना स्टार्ट करते हैं क्योंकि प्रेस आया था, क्योंकि मीडिया आया था, क्योंकि प्रिंट आया था और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंटिंग मुमकिन हो पाती थी और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रिंटिंग मटेरियल था वो सर्कुलेट हो रहा था बाकी एरियाज तक और बाकी बाकी कम्युनिटीज़ तक, राइटिंग्स ऑन द वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन्स। तो ये अब लिखना स्टार्ट हुआ, वुमेन्स के जो इश्यूज थे उनको राइटिंग्स की शक्ल में बाकी लोगों तक पहुंचाया जाता था। द मोमेंटम फॉर द रिफॉर्म गेनड स्ट्रेंथ, दस वी कैन से कि अब ये वो दौर चल रहा था कि जब मोमेंटम चल रहा था, जब एक दौर स्टार्ट हुआ था रिफॉर्मर्स का, तो इसको अब ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ ही मिल रही थी। तो अब यहाँ पर एक और इशू इमर्ज होता है कि जो वॉइस इमर्ज हो जाती है कि अब हमने जो चाइल्ड मैरिज है इस पर भी बैन करनी है, कि जो चाइल्ड मैरिज प्रेवलेंट था सोसाइटी में उस पर भी बैन होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं, तो ये जो यहाँ पर एक इमेज दी हुई है इसमें से आप देख सकते हैं कि किस तरह से छोटी छोटी बच्चियां जो हैं इनकी यहाँ पर शादी की हुई हैं जबकि इनकी मैरिजेबल एज नहीं है। तो इस तरह से इस सिस्टम को खत्म करने के लिए अब यहाँ पर वॉइसेस राइज हो रही थी। लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, एक कानून लाया जाता है चाइल्ड मैरिज के खिलाफ। देयर वर नंबर ऑफ इंडियन लेजिस्लेटर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हु फॉट टू मेक ए लॉ प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिज। तो इंडिया का जो पहला पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल उसे हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जानते हैं। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इंडियन लेजिस्लेटर्स की सही स्ट्रेंथ थी और इनके जरिए सक्सेसफुली एक लॉ पास किया जाता है जिस लॉ के जरिए ये जो चाइल्ड मैरिज है इसको प्रिवेंट किया जाता है, इस पर बैन लगाई जाती हैं। किसी हद तक हम ये कहेंगे कि 1929 में एक लेजिस्लेशन पास की जाती है जिसमें से चाइल्ड मैरिज रेगुलेशन एक्ट पास किया जाता है जिसके जरिए से चाइल्ड मैरिज कंप्लीटली प्रोहिबिट की जाती है, कंप्लीटली बैन रखी जाती है। तो एज पर द चाइल्ड मैरिज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1929 जो मैरिजेबल एज फॉर मेल्स हैं वो 18 रखी गई और जो मैरिजेबल एज फॉर फीमेल्स हैं वो 16 रखी गई। इसका मतलब है कोई भी फीमेल अब 16 से बिलो शादी नहीं कर सकते हैं और कोई भी मेल 18 से बिलो अब शादी नहीं कर सकते। इनके ऐसी शादियां फिर की जाती हैं तो ये चाइल्ड मैरिज के एक्ट में यहां पर ऑफेंस मानी जाएगी। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो मैरिजेबल एज था इसको रिवाइज किया गया था। तो प्रेजेंटली हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो एक मेल की मैरिजेबल एज है वो 21 ईयर्स है और फीमेल की जो मैरिजेबल एज है वो 18 रखी गई है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो चाइल्ड मैरिज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1929 लाया गया था इसके जरिए से जो चाइल्ड मैरिज है इस पर कंप्लीटली बैन रखा जाता है। तो यहाँ पर सोसाइटी में जो ये इविल था इसके जरिए से इस तरह की शादियां हो पाती थी। इस तरह की शादियां ना हो इस पर चाइल्ड मैरिज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1929 के जरिए कंप्लीटली प्रोहिबिशन रखी जाती है। तो इस तरह से जो चाइल्ड मैरिज था वो खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर दूसरा हमारा सब टॉपिक है दैट इज कास्ट एंड द सोशल रिफॉर्म। कास्ट एंड द सोशल रिफॉर्म मीन्स कास्ट की बुनियाद पर सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी चल रही थी और किस तरह से सोशल रिफॉर्मर्स के जरिए रिफॉर्म किया जाता है, सोसाइटी को रिफॉर्म किया जाता है और ये जो कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटी है इसको इराडिकेट किया जाता है।
सोशल रिफॉर्मर्स जो थे दे ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटी। ये हमेशा क्रिटिसिज्म दे रहे थे कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटी को। पर्टिकुलरली अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करते हैं, जिनके एफर्ट्स के जरिए ही सती जो एक क्रिवल प्रैक्टिस सोसाइटी में चल रहा था उस पर बैन लाई जाती है, तो इन्होंने क्या किया था, इस कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटी को खत्म करने के लिए और कास्ट बेस्ड इक्वलिटी को जस्टिफाई करने के लिए जो बुद्धिस्ट एक ओल्ड टेक्स्ट था उसको ट्रांसलेट किया। और ये जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट था इसमें कास्ट रिलेटेड इनइक्वलिटी को क्रिटिकली एनालाइज किया गया था। और ये जो राजा राम मोहन राय था, हमें ऑलरेडी पता है कि ही वाज ए लिंग्विस्ट और इस तरह से ये बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस जानता था। द प्रार्थना समाज एडहर्ड द ट्रेडिशन ऑफ द भक्ति स्पिरिचुअल इक्वलिटी ऑफ द ऑल द रेसेस ऑल द कास्ट्स। तो इसी तरह से जो प्रार्थना समाज था, यहाँ पर भी कोशिश की जाती है कि जो एक मिथ बना हुआ है कि कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटी का सोसाइटी में जो एमरजेंस हुआ था, इसको खत्म करने के लिए यहाँ पर काम किया जाता है। परमहंस मंडली फाउंड किया जाता है 1840 में और इसके जरिए भी काम किया जाता है कि जो कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटी है उसको खत्म किया जाए और एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम जो सोसाइटी में था इसको एबोलिश किया जाए। और क्रिश्चियन मिशनरीज का अहम रोल है। क्रिश्चियन मिशनरीज के जरिए यहाँ पर स्कूल्स को इस्टेब्लिश किया जाता है, ट्राइबल ग्रुप्स के जरिए, पर्टिकुलरली उन लोगों के जरिए जो लोअर कास्ट्स के बच्चे थे उनके जरिए यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज के जरिए स्कूल्स को इस्टेब्लिश किया जाता है। मकसद यही था कि जो कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटी सोसाइटी में है इसको खत्म किया जाए। तो यहाँ पर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट याद रखनी चाहिए कि ये जो रिफॉर्मर्स थे, कुछ रिफॉर्मर्स वो भी थे जो अपर कास्ट से थे और अपर कास्ट के होने के बाद भी ये भी चाहते थे कि ये जो कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटी है इसे ये जस्टिफाई नहीं कर रहे थे और इसलिए दे ऑफन वायलेटेड कास्ट पे टैबूज टू गेट रिड ऑफ द कास्ट प्रेजुडाइसेस। इसका मतलब ये था कि सोसाइटी में एक मिथ बना हुआ है कि अगर एक लोअर कास्ट वाला टेंपल में एंटर हो जाएगा तो उसके जरिए से जो टेंपल है अनंत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और इसी तरह से ये जो अपर कास्ट्स थे ये कोशिश कर रहे थे, चोरी चोरी क्या करते थे, ये जो लोअर कास्ट्स के लोगों को पकड़ते थे और ले जाते थे टेंपल में और यहाँ पर वहां पर ये देखते थे तो कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कहते थे कि ये जो मिथ है ये बना हुआ है सोसाइटी में और इसलिए ये कोशिश करते थे रिफॉर्म करने की सोसाइटी को। और इसी तरह से कभी कभी क्या होते थे, ये जो अपर कास्ट्स के कुछ रिफॉर्मर्स थे ये लोअर कास्ट्स के लोगों के साथ गले मिल रहे थे। मकसद ये था कि ये बना हुआ था कि अगर हम इनको टच करते हैं, सोसाइटी में एक और मिथ बना हुआ था कि लोअर कास्ट्स के जरिए टच किया जाएगा अपर कास्ट्स को, इसके जरिए से अनंत हो जाएगा, इसके जरिए से वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसी तरह से कुछ रिफॉर्मर्स जो अपर कास्ट्स के थे वो इन लोअर कास्ट्स के गले मिलते थे और ये कहते थे कुछ नहीं हो रहा है। तो फाइनली उसके बाद लास्ट पर एक पॉइंट ऑफ व्यू एमर्ज हो जाता है कि जब ये जो कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटी था इसको खत्म किया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको ज़्यादा फ़ायदा कब हो जाता है कि जब एक्सपेंशन ऑफ द सिटीज़ हो जाता है। तो जब एक्सपेंशन ऑफ द सिटीज़ हो जाता है, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये जो कास्ट सिस्टम था ये आहिस्ता आहिस्ता लास्ट पर डिसइंटीग्रेशन के नज़दीक था, ये ख़त्म होने के नज़दीक था। क्यों कि पुअर पीपल जो गरीब लोग थे पर्टिकुलरली फ्रॉम द लो कास्ट्स, उन्होंने मूव करना स्टार्ट किया टुवर्ड्स द सिटीज़। अब गाँव से लोग उठ रहे थे और अर्बन एरियाज़ में जा रहे थे, वहाँ पर फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की जा रही थी और फैक्ट्रीज को रन करने के लिए हमें चाहिए था वर्क फोर्स। और पर्टिकुलरली अर्बनाइजेशन में हमें चाहिए थे कुलीज चाहिए थे, डिगर्स चाहिए थे, कैरियर्स चाहिए थे, ब्रिकलायर्स चाहिए थे, क्लीनर्स चाहिए थे, स्वीपर्स चाहिए थे। यहाँ बहुत सारे टास्क्स के लिए हमें लेबर फोर्स चाहिए था और ये जो लेबर फोर्स आ रहा था लोअर कास्ट से ही आ रहा था। तो इसलिए अब पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जॉब इट वाज पॉसिबल इन द अर्बन एरिया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अवे फ्रॉम द ऑपरेसिव होल्ड फ्रॉम अपर कास्ट लैंड ओनर्स। इसका मतलब ये था कि सोसाइटी में एक सिस्टम चल रहा था कि जो ये लैंड लॉर्ड्स थे, जो ये अपर कास्ट लैंड ओनर्स थे, इन्होंने इन लोअर कास्ट को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया हुआ था, इनके जो राइट्स थे वो वायलेट की हुई थी। और इस ऑपरेशन से बचने के लिए ये जो लोअर कास्ट्स थे इन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा था कि जब अर्बनाइजेशन हो रहा था इनके जरिए से इनका एक्सेस टू पब्लिक लाइफ मुमकिन था और इस ज्यादती से, इस एक्सप्लॉइटेशन से जो इन्हें अपर कास्ट लैंड ओनर से सहना पड़ता था, इससे उन्हें छुटकारा मिल सकता था।
और बहुत तरह के रोज़गार, बहुत तरह के टास्क्स अब अवेलेबल थे, जिसके ज़रिए से ये जो कास्ट रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन था, ये जो मिथ था, ये अब ख़त्म होने जा रहा था। थे पर्टिकुलरली आर्मी में रिलेटेड, फोर्सेस से रिलेटेड यहाँ पर जो रोज़गार थे वो खुल रहे थे, और इस तरह से उनको चाहिए थे विदाउट वहाँ पर वो कास्ट रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं रही थी, तो वहाँ पर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल चाहिए थी। इसीलिए कहा जाता है ए नंबर ऑफ महार पीपल, ये जो महार कम्युनिटी थी, ये एक ट्राइबल कम्युनिटी थी और जो अनटचेबल्स के नाम से जानी जाती थी, हु वर रिगार्डेड एज अनटचेबल्स, फाउंड जॉब्स इन द महार रेजिमेंट। एक महार रेजिमेंट की एक रेजिमेंट बनाई जाती है जिसको महार रेजिमेंट के नाम से ही पुकारा जाता है। उसमें जो महार कम्युनिटी के लोग थे उनको रिक्रूट किया गया। द फादर ऑफ डॉक्टर भीम रॉय अम्बेडकर, द लीडर ऑफ द दलित मूवमेंट, टॉट इन एन आर्मी स्कूल। और जो डॉक्टर भीम रॉय अम्बेडकर थे या उनके जो वालिद साहब थे, वो भी ट्राइबल कम्युनिटी से ही, वो भी दलित कम्युनिटी से ही बिलोंग करते थे, एंड दे वर आल्सो ट्रीटेड एज अनटचेबल्स। और यहाँ पर हमने याद रखना है कि ये जो फादर ऑफ डॉक्टर भीम रॉय अम्बेडकर थे, अगरचे ये दलित कास्ट से बिलोंग करते थे, अगरचे एक अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करते थे, स्टिल यहाँ पर ये आर्मी स्कूल में जॉब कर रही थी, ये यहाँ पर आर्मी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी। इसके जरिए हमें समझ आ रहा है कि अब विद द कोर्स ऑफ टाइम जो कास्ट रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन है वो यहाँ पर खत्म देखने को मिल रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लोअर कास्टस के सामने थी, जिनके ज़रिए से इन्हें एक्सेस टू पब्लिक लाइफ मिल रहा था, और कास्ट रिलेटेड जो भी डिस्क्रिमिनेशन थी वो यहाँ पर ख़त्म हो रही थी। तो इस तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने समझा कि किस तरह से सोसाइटी में जो चाइल्ड मैरिज था उसको 1929 में ख़त्म किया जाता है, और जो कास्ट रिलेटेड इनइक्वलिटी सोसाइटी में एग्जिस्ट थी, और किस तरह से डिफरेंट इनिशिएटिव्स के जरिए, किस तरह से डिफरेंट तरीकों के जरिए जो अपर कास्ट्स के लोग थे उनके जरिए भी रिफॉर्मेशन लाई जाती हैं। जो मिथ बना हुआ था सोसाइटी में उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, और पर्टिकुलरली जो अर्बनाइजेशन हो जाती है उसके जरिए से जो लोअर कास्टस का एक्सेस टू पब्लिक लाइफ, एक्सेस टू सोशल लाइफ वो बढ़ जाता है, एंड पर्टिकुलरली इन्हें आर्मी में भी जॉब्स मिल जाते हैं, जिसके जरिए से जो लोअर कास्टस का एक्सेस टू पब्लिक लाइफ है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, और कास्ट रिलेटेड इनइक्वलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। पर्टिकुलरली हम यहाँ पर याद रखेंगे कि आफ्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट, आर्टिकल 17 इंप्लीमेंट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके जरिए से जो अनटचेबिलिटी है इसको ऑफेंस डिक्लेयर किया गया, और यहाँ पर ये परमानेंटली अब बैन है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। दूसरे वीडियो लेक्चर में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आपके सामने एक और नया टॉपिक लेकर आते हैं। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।